नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के इस मंच से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सुदर्शन श्रेष्ठ शिमला हिमाचल प्रदेश से आज आपके सामने एक कहानी संकलन पर अपनी कुछ बातें रखूंगा। ये कहानी संकलन है राजकुमार राकेश का प्रतिनिधि कहानियाँ नाम से। प्रतिनिधि कहानियाँ के संकलन का प्रकाशन आधार प्रकाशन पंचकूला द्वारा किया गया है। राजकुमार राकेश हिंदी कहानी के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। ये बहुत लंबे समय से कहानियाँ लिख रहे हैं। इनसे मेरा परिचय तब हुआ जब ये शायद मंडी के बलद्वाड़ा में अध्यापन कार्य कर रहे थे। इन्हें एक कार्यक्रम में बुलाया गया था मंडी में, जब मैं वहाँ जिला भाषा अधिकारी था। उसके बाद ये प्रशासनिक सेवाओं में आ गए और मंडी, शिमला आदि जगहों में इनसे बराबर मुलाकात होती रही। जब इनसे मिलना हुआ बहुत समय बाद, तो इन्होंने बहुत एक अजीब बात सामने रखी। इनका कहना था कि जो मैं आज तक लिख रहा हूँ उसे मैं खारिज करता हूँ, ये सब बेकार है और अब मैं नए सिरे से कहानियाँ लिखूँगा। इनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि किस तरह पुराने लिखे हुए को खारिज करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने एक नई शुरुआत की और आज इनका मुकाम कहानी लेखन में बहुत ऊंचा है। पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इनकी कहानियां हमें अलग से नज़र आती हैं। राजकुमार राकेश जी से इससे पहले 3 कहानी संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। 2024 में एडवांस ट्री नाम से, 2017 में आपातकाल डायरी और 2022 में अश्वमेध तथा अन्य कहानियाँ। इसी तरह इनके 5 उपन्यास भी छप चुके हैं। हवेली से बाहर, निर्वासित प्रेतों की जीवनी, धर्म क्षेत्र, कंदील और अभी एक ताज़ा उपन्यास आया है अश्वत्थामा का हाथी। बहुत सी पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद भी किया है। इन्हें राज्य सरकार की ओर से चंद्रधर शर्मा गुलेरी सम्मान और हिमाचल अकादमी से भी सम्मानित हो चुके हैं। आधार प्रकाशन की ओर से इन्हें प्रथम आधार सम्मान 2022 में दिया गया। इस प्रतिनिधि संकलन का चयन विनोद शाही द्वारा किया गया है। जाहिर है विनोद शाही ने उनकी श्रेष्ठ कहानियाँ ही इसमें रखी हैं। हालांकि इनकी बहुत सी कहानियों से मैं पहले भी गुजरा हूँ, जो इन प्रस्तुत कहानियों से किसी भी तरह कम नहीं है, मगर एक चयनकर्ता का अपना नज़रिया होता है। उस नज़रिए से उन्होंने इस संकलन में राजकुमार राकेश की 10 कहानियाँ सम्मिलित की हैं। राजकुमार राकेश के कहन का एक अलग अंदाज है। इसी कारण से इनकी कहानियाँ तमाम पत्रिकाओं में छपने वाली कहानियों से हमें अलग दिखलाई पड़ती है। पात्रों के नामकरण, रहस्यमयी परिस्थितियाँ, अंदाज़े बयां में अलग फैंटेसी भरा वातावरण इन्हें विशिष्टता प्रदान करता है। इनकी लंबी कहानियों में एक कथा विस्तार भी देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने एक साथ कई समस्याओं को हमारे सामने रखा है और बहुत सी समस्याओं पर अलग अलग ढंग से एक ही कहानी में बात की है। कहानीकार अपने अतीत में जीता है और अतीत का अजगर उसे बार बार लील जाता है, फिर भी वह उसी में रचा बसा रहता है
बहुत सी चीज़ें उसे बार बार हॉन्ट करती हैं, विचलित करती हैं, मगर उसी अतीत में जीना उसकी नियति है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बार बार व्यक्त होने को आतुर रहती हैं और कहानीकार या उपन्यासकार उन्हें बार बार जाने या अनजाने में व्यक्त करता है। जैसा कि मोहन राकेश की कहानियों में भी हमें मिलता है कि कुछ चीज़ें बार बार कहानियों में आती हैं और वे आगे चलकर उनके उपन्यासों में भी देखने को मिलती हैं। इसी तरह राजकुमार राकेश की कहानियों में भी कई चीज़ें हमें बार बार अलग अलग परिस्थितियों में देखने और समझने को मिलती हैं। पहले इनकी 3 कहानियों पर बात की जाएगी। ये 3 कहानी हैं कैंसर वार्ड, एडवांस स्टडी और दादागिरी। सबसे लंबी कहानी इस संकलन में कैंसर वार्ड है, जो 67 पृष्ठ की है। यानी कुछ पृष्ठ और जोड़ दिए जाते तो एक उपन्यास का भी हम इसको कह सकते थे। कैंसर वार्ड कहानी आज के समाज के भीतर फैले कैंसर की कहानी है, जो दरकते चटकते संबंधों, निर्मोही होती संतानों, बेबस पिताओं और इन सब के बीच विद्रोही होने की स्थितियों में पिता और पुत्र के बीच झूलती माताओं में तेजी से फैल रहे कैंसर की एक करुण दास्तान बयान करती है। ऐसे परिवार कैंसर वार्ड में जीने को अभिशप्त हैं। बेबस पिता, घर छोड़कर गए बेटे का दिल्ली में प्रेम विवाह और विवाह विच्छेद के लिए पलायन, विच्छेद होने में कानूनी पेचीदगियाँ, कुछ ऐसी विसंगतियाँ हैं जो एक छोटे से 3 सदस्यीय परिवार को भी तार तार कर अलग कर देती हैं। कथानायक संत शंकरलाल वशिष्ठ का शैशव में मां की मृत्यु से उपजा दुख भरा अतीत, पिता से एक बार शिमला आने पर होटल में खाना खिलाने की विश था, मृत्युशैया पर पिता से मिलन और पिता द्वारा उसकी पंजाबी पत्नी को जींडी व बेटे को रुंड संज्ञा देना, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं जिनमें पिस्ता कथानायक मानसिक संतुलन खोने की स्थिति में आ जाता है। अंत में पत्नी की कैंसर से कीमोथेरेपी करवाते करवाते मृत्यु जैसी विडंबनाएं जीवन के प्रति एक उदासीनता तो पैदा करती हैं, मगर सब कुछ खत्म होने पर हरिद्वार में स्मृतियों की आहुति देने पर एक आज़ादी का बोध भी होता है। कहानी लंबी होने पर भी पाठक को पढ़ने पर मजबूर करती है। हालांकि पत्नी की मृत्यु केस में लगता है कि कहानी समाप्त हो जाएगी। कथाकार ने आज का पूरा जीवन दर्शन, विषम परिस्थितियाँ, उनके बीच टूटते रिश्ते, निर्मोही संतानें, महिला उत्थान का पक्षधर होते हुए पत्नी की प्रताड़ना, उसकी डायरी गुमाने और कंप्यूटर तोड़ने के साथ उसके लेखकीय रूप को घंटे का लेखक और चूल्हे की धूड़ कहना आदि कई मुद्दों की ओर इशारा कहानी में किया गया है। कथाकार ने अपना सारा जीवन दर्शन, अपनी पूरी कथा यात्रा यहाँ उंडेल दी है और स्वयं टूटे हुए लैपटॉप की तरह खाली होकर कहीं दूर चला गया है। इससे थोड़ी कम लंबी कहानी, जो इसी कहानी से मिलती जुलती भावभूमि लिए हुए है, एडवांस स्टडी है। एडवांस स्टडी और रंगमंच में जवान लड़के और बूढ़े बाप के आप बात कर रहे हैं या पेशाब जैसे संवादों के बीच 70 पार बूढ़ा का नायक प्रेम शंकर 72 की वय में माल रोड की अल्फा रेस्तना के बाहर अप्रत्याशित रूप से सिगरेट का धुआं उड़ाने लगता है। कैंसर वार्ड की तरह यह भी एक लेखक है जिसे धेले की समझ नहीं। प्रेम शंकर की भी डायरी गुम जाती है। उसका बेटा DS द्विवेदी बाप को बेअकल करार कर देता है और नाटक डायरेक्टर मंगला सेन के चक्कर में होने से उसे सहन नहीं कर पाता और मंगला सेन के साथ उसके तथाकथित संबंधों पर भी रुष्ट है।
यहाँ भी बेटे की बहू मोना से डाइवोर्स का केस चला हुआ है और बहू मोना उसे मदद की गुहार लगाती है। कहानी प्रेम शंकर के दूसरी बार एडवांस स्टडी में सेलेक्ट होने और मंगला सेन के नाटक के संवादों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ती है। जब प्रेम शंकर एडवांस स्टडी के डायरेक्टर डॉक्टर डिसूजा के चैम्बर में बैठा होता है तो बेटा उसे फ़ोन कर ढोंगी सिगरेट का लालची बताकर सड़े हुए घर को छोड़ जाने की बात करता है। प्रेम शंकर इस बात को सुनकर सदमे में जा पहुंचता है। तीसरी कहानी दादागिरी में पिता पुत्र, पति पत्नी और दादा पुत्र के संबंध चरम पर हैं। यहाँ दादा और पुत्र में टकराव है जो पुत्र के पुत्र तक ट्रैवल करता है। स्थितियाँ और ज़्यादा गंभीर हैं। कैंसर वार्ड की पत्नी प्रीति जहाँ जबान से ही वार करती है, दादागिरी की मम्मी रानी पति रामनाथ पर उसी गंडासे से वार कर देती है जिसे वे अपनी बाह पर लेकर जान बचाता है। यहाँ आपसी बहस पर लड़ाई SMS के माध्यम से चलती है क्योंकि राजा बेटा बगदाद में रहता है। वहीं से SMS कर वह बाप को पुश्तैनी ज़मीन मार्क हिल्सन के नाम लीज पर देने को कहता है जिसने बेटे को सद्दाम हुसैन से मिलवाया और अरबों कमाने का मौका दिया। IS पिता रामनाथ सोचता है कि परवरिश, शिक्षा और संस्कार में पता नहीं कहाँ गलती होगी। ऐसे दबाव के क्षणों में उसकी छाती के भीतर अथाह वेदना होती है। वह भी कभी अपने बाप से लड़ता था मगर आज की यह जंग अधिक खतरनाक है। 100 बीघा जमीन का मालिक रामनाथ आत्महत्या की सोच ले, ये त्रासदी का चरम है। रामनाथ के बाप ने भी ट्रैक्टर जैसी मामूली चीज़ की किश्तें ना चुकाने पर आत्महत्या कर ली थी। कैंसर वार्ड की तरह इस कहानी में भी राजा बेटा अपने पिता के कदम कुआं में मौसी से और नौकरी में डॉक्टर की पत्नी कामनी से अवैध संबंधों का इल्ज़ाम लगाता है। तुम्हारे इस बाप ने मुझे छोड़ कर 2 औरतें रखी हुई हैं, रानी मम्मी भी कहती है, और उसके बाप के बाप को भी नहीं छोड़ती। तेरे बाप ने अपने बाप से क्या सीखा था? वह भी जिंदगी भर इधर पैसों के लिए खत ही तो लिखता रहा। अब मर गया पर जमीन जायदाद की हिस्सेदारी करना भूल गया। देख लेना तुम्हारा यह बाप भी उस बाप की तरह एक रोज आत्महत्या कर लेगा। और अंततः गंडासे से पत्नी के वार को बचाते हुए अपनी बाह पर चोट लगने से बेहोश होने के बाद जब होश आने पर वह अपने को सिपाही की निगरानी में अस्पताल में पाता है जहां उस पर आत्महत्या का मुकदमा चलने के आसार हैं और उसे पागल घोषित करवाने की प्रबल संभावना है। राजा बेटा कहता है, अब देर मत करो, इस आदमी के पागल होने का प्रमाण पत्र जारी करो। पति को रानी मम्मी सलाह देती है कि अब उसके आराम करने के दिन है, उसका पूरा इंतज़ाम कर दिया है। कदम कुआं वाली ज़मीन राजा बेटे के आदमी मार्क हिल्सन को मिल चुकी है। वहाँ लगे उद्योग में रानी मम्मी और राजा बेटा का 33% हिस्सा है। वे दोनों विमान में अमेरिका चले जाते हैं। संग्रह में इनकी पहली कहानी पतलियों और मुंह के बीच एक प्रारंभिक कहानी है जो उस समय ही बहुत चर्चित हुई थी। इस कहानी में नेता के स्वागत के लिए मांगे जाने चंदे के बीच तमाम सवाल खड़े होते हैं जो गांव में एक लिंक रोड के उद्घाटन पर आ रहा है। उसके स्वागत के लिए भोज में एक बकरा काटा जाना है और उसके गोश्त का बंटवारा भी होना है। चर्चों के माध्यम से चंदे का विरोध का एक चित्र चट्टान के 2 फाड़ होते घण की चोट से उभर कर गूंजता है। थकान मटाने के लिए चिलम के सुट्टे से धुएं में भी एक विरोध का स्वर उभरता है और उधर गैंडे की बीमारी के लिए झाड़ फूंक भी लगी रहती है।
गैंडे के इलाज के लिए लम्बे पुरोहित की अगुवाई में चरतू की पत्नी पार्वती समर्पित भाग से लगती है, लेकिन मक्खू नीरता के पहुंचने पर भोज के ठीक समय जब पत्तलों में खाना परोसा जाने लगा था, लम्बा पुरोहित मंत्र बाँचने लगा था, उसी समय गैंडे की मौत की खबर आ जाती है। एक बहुत ही सशक्त कहानी है भिरटी नाम से, ये भी इनकी आरंभिक कहानियों में से है। भिरटी अंधविश्वासों के बीच एक अदृश्य दबाव बनाती कहानी है, जो दुष्ट आत्मा को बालक के शरीर से बाहर निकालने के लिए किए गए शमशान में पूजा छोड़ने जैसे आदिम उपायों पर प्रहार करती है। कहानी में भिरटी का आतंक पूरे गांव में है, जहां भिरटी रात के अंधेरे में बच्चों का खून पीती है। कथा नाई के लिए विचित्र शहर एक सपना है और गांव में नींद आने पर भिरटी उसकी छाती पर सवार हो जाती है। हनुमान चालीसा के पाठ से भिरटी जैसी दुष्ट आत्मा को भगाने में साध चेलों के प्रभाव में अबोध लोग संलिप्त हैं। कहानी में पिता के क्रूर व्यवहार, महिलाओं की लाचारी, दादू के स्नेह का सशक्त चित्रण किया गया है। इस कहानी में बाल मनोवैज्ञानिक स्थितियों का भी बारीकी से विश्लेषण किया गया है, जैसे दादी मुझे झंझोड़ रही है, बिस्तर में दुबका मेरा शरीर पसीने से तर-बतर है, मुझे होश है, छाती के अंदर बहुत तेजी से कुछ कांप रहा है। कहानी के अंत में शमशान में झाड़ू छोड़ने का भयावह दृश्य है, जो बालक के सामने प्रस्तुत होता है। ऐसा ही एक दृश्य अदृश्य अवतार और भटकती आत्माएं में है, जिसमें लापता डिंगा सिंह सरीन अस्पताल के पिछवाड़े नजर आता है, फिर शिवदत्त से डांग की ओर जाते हुए देखता है, जहां लोग आत्महत्याएं करते हैं। आखिर एक भारी बारिश के दिन डिंगा सिंह पुनः गायब हो गया। बेशक उसकी आत्महत्या की खबर की पुष्टि भी नहीं हुई। एक और कहानी है ई फार्मिंग के दिनों में प्यार, जो ईमेल के इस युग में प्रेम प्यार पर लिखी कहानी है। बंता जट का बेटा भी खेतों में इस तरह का प्रेम प्यार करना चाहता है, और उसका जहाँ संबंध हुआ है, उसका ससुर से एक गाड़ी भेजता है मारुति लाने के लिए, लेकिन वे कंप्यूटर की भाषा में अपने पिता को संदेश भेजता है कि मैं आ रहा हूँ, और इस माध्यम से उसका और उसके पिता का संबंध एक टूट सा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा बंता सिंह नहीं जानता, और उसी भाषा के माध्यम से उसके आने या जाने की खबर बंता सिंह तक पहुंचती है। उसे ये भी समझाया जाता है कि आजकल लड़का लड़की शादी से पहले ही प्रेम प्यार कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य से कारगिल युद्ध शुरू होने पर एक दिन कुलवंत का तिरंगे में लिपटा शव बेड़े में आता है, लेकिन उसके बाद समय बीतने के साथ कुलवंत की विधवा को करोड़ों के अनुदान मिले, वे अफसर बन गई और एक गैस एजेंसी मिली, जिसे उसके ससुर लाला ने संभाल लिया। अंत में पुत्रों की आपसी लड़ाई के बीच बंता सिंह जट के हिस्से केवल ट्रैक्टर ही रह जाता है। इस तरह राजकुमार राकेश की कहानियों में एक बहुत अलग वातावरण और बहुत ही अलग मुद्दे हमें दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें इन्होंने बड़ी शिद्दत से और अपनी भाषा के चमत्कार से और अलग अलग सिचुएशनें तैयार करके पाठक के सामने रखा है। और इनकी कहानियाँ निश्चित रूप से कहानी जगत में एक नई दिशा, एक नया चिंतन, एक नया शिल्प देती हैं, जो पढ़ने के बाद भी पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं। और इस कैंसर वार्ड की तरह समाज में जो एक बदलाव आया है, जिसकी संवेदना या जिसके परिणाम आज के पिता, आज के संतानें और आज की माताएं भोग रही हैं,
उनका बखूबी और खुलकर और बड़ी शिद्दत से इन्होंने अपनी कहानियों में चित्रण किया है। धन्यवाद।